डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ना है और हमारा लास्ट टॉपिक है इंडो यूएस रिलेशंस। यानी आज हमें पढ़ना है कि हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान कौन से रिश्ते रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आपको यह भी पता है कि जो रिश्ते होते हैं वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होते हैं। रिश्तों में हमेशा या तो मिठास होती है और कभी कभार उसमें खटास भी होती है। लिहाजा जब भी हम हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे, हमें दोनों रिश्तों के बारे में पढ़ना है। यानी हिंदुस्तान और यूएस के दरमियान कब ताल्लुकात अच्छे थे और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कब खराब हो चुके थे। और कभी कभार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है चेंजिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, और उसमें आपको ख्याल रखना है कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और आजाद होने के फौरन बाद दूसरे मुल्क के साथ उसके कौन से रिश्ते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसके बाद क्या हुआ। मतलब अगर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान रिलेशन जो है वो नेगेटिविटी से शुरू हुई और उसके बाद कुछ अरसा गुजरने के बाद रिश्ता पॉजिटिव हो गया, तो चेंजिंग रिलेशन में आपको जरूरी लिखना है सबसे पहले नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव रिलेशन चेंज होती है किसमें, पॉजिटिव में। तो इसीलिए हम इंडो यूएस रिलेशन को भी डिवाइड करेंगे दो रिश्तों में, नेगेटिव रिलेशंस एंड पॉजिटिव रिलेशंस। यानी हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हमें नेगेटिव रिलेशंस भी पढ़नी है, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हमें पॉजिटिव रिलेशंस भी पढ़नी है। लेकिन आपको मालूम है कि 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, क्योंकि 1947 से पहले हिंदुस्तान ब्रिटिश के कंट्रोल में था और उसके बाद हमें 47 में आजादी मिली। और जब हमें आजादी हुई उस वक्त दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, क्योंकि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के फौरन बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई और कोल्ड वॉर में दो मुल्क शामिल थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। यानी हम ये कहेंगे जब 1947 में हिंदुस्तान की आजादी हुई तब दुनिया में कोल्ड वॉर चल रहा था, और न सिर्फ कोल्ड वॉर चल रहा था बल्कि कोल्ड वॉर में शुरू हो चुकी थी बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि पहले ही चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो दो हीरो सामने आए, दो सुपर पावर सामने आए, एक यूएस और दूसरा यूएसएसआर, और दोनों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दूसरे मुल्क को अपने साथ जोड़ा। यानी उन्होंने दुनिया के हिस्से कर दिए। कुछ मुल्कों ने साथ दिया यूएस का, जिनको कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पसंद थी, और कुछ मुल्कों ने साथ दिया यूएसएसआर का, जिनको सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पसंद थी। यानी यह सिलसिला जारी था, जब भी कोई नया मुल्क आजाद होता था वो या तो यूएस का दामन थामता था या तो वो यूएसएसआर का दामन थामता था। इसीलिए जब 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, आजाद होने के फौरन बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान को एक ऑफर दिया कि आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ मना किया, बोला हम किसी से भी मिलेंगे नहीं, हमें किसी के साथ अलायंस नहीं करना है। और यही वजह है हिंदुस्तान ने कोल्ड वॉर में NAM का रास्ता अपनाया, यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। चलो ये तो अच्छी बात थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब है हमें ना तो रिश्ता जोड़ना है यूएस के साथ, हमें ना तो रिश्ता जोड़ना है यूएसएसआर के साथ, हम अलग थलग रहेंगे। यही है मुद्दा और मकसद NAM का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगरचे हिंदुस्तान जो है उसको हम कहते हैं फाउंडर ऑफ NAM। मैंने आपको अभी कहा कि 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो हमें तब से देखना है कि रिश्ता कौन सा बना हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान। आपको यह पता होना चाहिए रिश्ते की शुरुआत हुई नेगेटिविटी से।
रिश्ते की शुरुआत हुई नेगेटिविटी से, यानी हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शुरू में ही नेगेटिव ताल्लुकात रहे। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है क्या वजह थी कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रिश्ता बना वो नेगेटिव बना। और नेगेटिव बनने का राज यही है कि हिंदुस्तान ने अपनाया NAM। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को गुस्सा आया इस बात से कि इन्होंने NAM का रास्ता क्यों इख्तियार किया, बल्कि सबसे बड़ा गुस्सा अमेरिका को इसलिए आया कि एक तरफ हिंदुस्तान कह रहा था कि मैं NAM का फाउंडर हूं, लेकिन दूसरी तरफ उसको हिडन रिलेशंस थे USSR के साथ, यानी जो अमेरिका का दुश्मन था, जो अमेरिका का राइवल था, जो अमेरिका का हरीफ था, जिसको अमेरिका के साथ कंपटीशन था कोल्ड वॉर में, वो कौन था? USSR। और पता यही चला कि हिंदुस्तान नाटक कर रहा है NAM का, हिंदुस्तान ड्यूअल पॉलिसी चला रहा है। एक तरफ कह रहा है कि मैं NAM का फाउंडर हूं, लेकिन दूसरी तरफ उसके ताल्लुकात किसके साथ है? USSR के साथ। और इस वजह से ही अमेरिका ने ताल्लुकात अच्छे नहीं रखे किसके साथ? हिंदुस्तान के साथ। यानी पहला काज आपको यही लिखना है, जब भी आपको एग्जाम में लिखना होगा नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड US, तो आप यही लिखोगे कि एक तरफ से हिंदुस्तान NAM की दास्तान कह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से यही हिंदुस्तान ड्यूअल पॉलिसी चला रहा था। यानी हिंदुस्तान ड्यूअल पॉलिसी मतलब वो किसके साथ बंधा हुआ था? USSR के साथ। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वाज द फर्स्ट कॉज for the negative relation between India and US। और उसके बाद एक और बात आपको याद रखना है, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों मुल्क 1947 में आजाद हुए। ये पहले एक ही मुल्क हुआ करता था, हिंदुस्तान ही, लेकिन जब ब्रिटिश ने हमें आजाद किया, उसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया दो हिस्सों में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे आजादी के फौरन बाद। यानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने आजादी के बाद। कौन कौन? हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अब आप कहोगे हमें रिलेशन पढ़ना है हिंदुस्तान और US के दरमियान, तो मैंने बीच में पाकिस्तान को क्यों लाया, यह हमें जरूरी जानना है। मैंने अभी कहा 1945 के बाद अलायंस सिस्टम शुरू हुआ, यानी बाइपोलरिटी शुरू हुई हिंदुस्तान में, दुनिया में। तो ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया USA के साथ, पाकिस्तान ने ज्वाइन किया USA के साथ। यानी USA की एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी जिसका नाम था सेंटो, ये भी आपने पढ़ा है पहले चैप्टर में, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी पाकिस्तान वाज द एलाई ऑफ US ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। और ये हिंदुस्तान को अच्छा नहीं लगा, ये हिंदुस्तान को बहुत बुरा लगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों अपने साथ जोड़ा है, और इस वजह से भी ताल्लुका जो है वो खराब रहे किसके दरमियान? हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान। यानी पहला कॉज, हिंदुस्तान NAM का फाउंडर था, लेकिन पता चला उसके हिडन रिलेशंस थे किसके साथ? USSR के साथ, जो किसको सही नहीं लगा? USA को। दूसरा कॉज कि अमेरिका जो है उसने ज्वाइन करवाया किसको अपने साथ? पाकिस्तान को, और ये अच्छा नहीं लगा किसको? हिंदुस्तान को, और ये भी एक कॉज बना बिटरनेस का। इसके बाद थर्ड कॉज फॉर द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड US, थर्ड कॉज फॉर द बिटरनेस बिटवीन इंडिया एंड US। उसके बाद आपको पता है पहले हमें सिर्फ 5 न्यूक्लियर पावर्स थे, यानी दुनिया में बिफोर 1967 there were only 5 nuclear powers। और ये 5 न्यूक्लियर पावर कौन कौन थे? USA, USSR, UK, फ्रांस एंड चाइना। ये 5 न्यूक्लियर पावर्स थे हमें दुनिया में, फर्स्ट 5 न्यूक्लियर पावर्स। और उसके बाद इन 5 मुल्कों ने एक ट्रीटी की, उसके बाद इन 5 मुल्क ने एक एग्रीमेंट किया, और पहले ही चैप्टर में हमने उस एग्रीमेंट का नाम पढ़ा है NPT। NPT का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यानी ये एक समझौता किया 5 मुल्कों ने आपस में,
और ये दुनिया के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट रखा। इसमें कहा गया अब 5 मुल्क तो न्यूक्लियर पावर बने हैं, इसके बाद कोई और मुल्क नहीं बनना चाहिए न्यूक्लियर पावर। और जो जो इस एग्रीमेंट पे साइन करेगा उसको दुनिया में कभी भी नहीं बनना है क्या, न्यूक्लियर पावर। तो हर एक मुल्क को भेजा गया एनपीटी साइन करने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ इनकार किया। इंडिया डिड नॉट साइन ऑन एनपीटी, यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे हिंदुस्तान ने साइन नहीं किया। और इससे भी गुस्सा किसको आया, अमेरिका को। यानी टेंशन का एक और कॉज है हिंदुस्तान का एनपीटी पे साइन नहीं करना। यानी जब हिंदुस्तान ने एनपीटी पे साइन करने से इनकार किया, क्यों इनकार किया, हिंदुस्तान ने बोला ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों, इन 5 मुल्कों ने तो खुद न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, ये सेफ है, इन पे कोई हमला नहीं कर सकता है, इनका डिफेंसिव मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग बना है, लेकिन हमें कोई भी अटैक कर सकता है। अपने आप को डिफेंड करने के लिए हमें भी कभी ना कभी बनना है न्यूक्लियर पावर। यही वजह है हिंदुस्तान ने इनकार किया एनपीटी पे साइन करने से। यह भी एक कॉज बना फॉर द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है सीटीबीटी। यह भी एक एग्रीमेंट का नाम है, कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यानी जिस तरह एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसके बाद सीटीबीटी का मतलब है कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यानी ना ही हिंदुस्तान ने साइन किया एनपीटी पे और ना ही हिंदुस्तान ने साइन किया सीटीबीटी पे। तो जब दोनों पे उसने साइन नहीं किया तो अमेरिका को गुस्सा आया, अमेरिका नाराज रहा, किससे, हिंदुस्तान से। तो यह भी कॉज बना है फॉर द बिटरनेस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। उसके अलावा यानी हमें यह जानना है चाइनीज रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो चाइनीज रिलेशन में हमने कहा कि हमें सबसे पहले देखना है कि रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। तो हमने देखा रिश्ते की शुरुआत नेगेटिविटी से हुई। तो जब एनपीटी पे इनकार किया हिंदुस्तान ने साइन करने से, उसके बाद पहला टेस्ट यानी फर्स्ट टेस्ट इंडिया ने जो किया, न्यूक्लियर टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट यानी न्यूक्लियर टेस्ट जो हिंदुस्तान ने किया वो उसने 1974 में किया। लेकिन ये एक छोटा न्यूक्लियर टेस्ट था। अमेरिका को लगा इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। अमेरिका को लगा कि इस न्यूक्लियर वेपन के होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। यानी अगर 1974 में ही हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर दुनिया में कदम रखा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए हिंदुस्तान ने अच्छे तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए वो उसने बनाए 1998 में। 1998 में हिंदुस्तान भी शुमार हुआ न्यूक्लियर पावर्स में। लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि शुरुआत कब हुई है, 1974 में। मगर तब जो उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया था वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। लेकिन 1998 में लगातार 5 कंसेक्यूटिव यानी 5 टेस्ट्स किए, न्यूक्लियर टेस्ट्स लगातार हिंदुस्तान ने कामयाब टेस्ट्स किए, जिनको हम बोलते हैं पोखरान टेस्ट्स। पोखरान टेस्ट्स, पोखरान टेस्ट्स इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि पोखरान एक जगह है राजस्थान में, तो वहां पे ये टेस्ट्स किए गए, इसलिए इसका नाम पड़ा है पोखरान टेस्ट्स। तो 5 कामयाब टेस्ट जो हिंदुस्तान ने किए राजस्थान में, जिससे हिंदुस्तान का नाम भी न्यूक्लियर जो मुल्क है उनमें वो शुमार होने लगा। तो ये अमेरिका को रास नहीं आया, अमेरिका को नागवार गुजरा। तो अमेरिका ने क्या किया, पोखरान टेस्ट के फौरन बाद अमेरिका ने हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लागू किए। यहां पे सैंक्शंस का मतलब है पाबंदियां, यानी अमेरिका ने नाता तोड़ा हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका ने फाइनेंशियल एड न सिर्फ खुद बंद किया बल्कि वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ या जितने भी हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने भी अमेरिका के कहने पे हिंदुस्तान पे सैंक्शंस लगाए। और ये भी बिटरनेस इससे भी पैदा होगी हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान। यानी ये कुछ कॉजेस थे जिससे हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान हमें नजर आती है तलखियां। सबसे पहले
जो हमने कहा हिंदुस्तान का NAM का फाउंडर होना, लेकिन दूसरी तरफ से USSR के साथ हिडन रिलेशंस रखना। दूसरी बात, पाकिस्तान जो एलाई बना किसका, USA का, यह हिंदुस्तान को रास नहीं आया। और इसी तरह से हमने देखा कि जो न्यूक्लियर, जो NPT पे हिंदुस्तान ने साइन नहीं किया, CTBT पे हिंदुस्तान ने साइन नहीं किया, उसके बाद अमेरिका की पाबंदियां लगी, तो ये थे नेगेटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड US। लेकिन हमें सिर्फ नेगेटिव रिलेशंस नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी है चेंजिंग रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड US। मैंने अभी आपको बताया रिश्ते हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं, रिश्तों में कभी खटास होती है और रिश्तों में कभी मिठास भी होती है। और यहां तक हमने देखा सिर्फ खटास ही खटास, लेकिन अब हम मिठास की भी बात करेंगे। यानी अब हम देखेंगे पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड US, पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड US। यही चेंजिंग रिलेशंस है। पहले नेगेटिव, उसके बाद यही नेगेटिव रिलेशन चेंज हो गई किसमें, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव रिलेशंस की शुरुआत कब से हुई, क्योंकि आपको पता है कि रिश्ते खराब हुए कोल्ड वॉर में, और कोल्ड वॉर था 1945 से लेकर 1991 तक। सबसे बड़ा इल्जाम हिंदुस्तान पे क्या था, इसको ताल्लुकात है, हिडन ताल्लुकात किसके साथ, USSR के साथ। तो 91 में आपको मालूम है देयर वाज द एंड ऑफ USSR, यानी USSR का खात्मा हुआ 1991 में, 1991 में। तो जो मेन रूट कॉज था अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तलखियों का, वो ही खत्म हो गया। तो इसलिए हम कहेंगे कोल्ड वॉर के फौरन बाद रिश्तों में सुधार होना शुरू हो गया, रिश्तों में मिठास होनी शुरू हो गई। तो 91 के बाद ही पॉजिटिव रिलेशंस की शुरुआत हमें दिखने लगी। तो पहली पॉजिटिव रिलेशन है, यह है 1994 की। इसीलिए मैंने कहा आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही रिश्ते सुधरना शुरू हो गए, रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो गई। तो 1994 की बात है, आपको पता होना चाहिए 1990s में हिंदुस्तान को सामना करना पड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस का। बहुत माली हालत जो थी वो खराब थी हिंदुस्तान की, और उस वक्त जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था वो था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव यानी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राजीव गांधी के मरने के बाद नरसिम्हा राव ही हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना। तो मैं अभी आपसे कह रहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस थी हिंदुस्तान में, तो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमिक क्राइसिस का हल निकालने के लिए 1994 में नरसिम्हा राव ने विजिट किया US। यानी ऐसा पहली बार हुआ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पे गया। नरसिम्हा राव विजिटेड इंडिया, विजिटेड US इन 1994। तो वहां पे जो भी परेशानियां हिंदुस्तान की थी, और अमेरिका ने भरपूर ताउन दिया हिंदुस्तान का, अमेरिका ने भरपूर मदद की हिंदुस्तान की। एवं अमेरिका ने फूड भी भेजा अमेरिका से, कहां पे, हिंदुस्तान, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल एड दिया हिंदुस्तान को, और जिससे हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी वो कुछ हद तक मुस्तकम हो गई। यानी जो क्राइसिस हिंदुस्तान में चल रही थी वो दूर की किसने, अमेरिका ने। लेकिन तब जब 1994 में नरसिम्हा राव ने विजिट किया, कहां पे, US। और उसके बाद ये पहले पॉजिटिव रिलेशन थी। दूसरी पॉजिटिव रिलेशन वो है क्योंकि आपको मालूम है कि 1998 में रिश्ता फिर खराब हुआ। 94 में रिश्ता तो ठीक हुआ, लेकिन 1998 में रिश्ता फिर खराब हुआ। क्यों? क्योंकि पोखरान टेस्ट्स की वजह से। लेकिन यह नाराजगी भी ज्यादा देर तक नहीं रही। 98 के फौरन बाद यानी 1999 में क्या हुआ, आपको पता होना चाहिए, जिसको हम करगिल वार बोलते हैं, मिनी वार जो हम बोलते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। 1999 में क्या हुआ, लद्दाख जो करगिल इलाका है वहां पे पाकिस्तान के रेंजर्स ने कब्जा किया। करगिल में जो हिंदुस्तान के बंकर्स थे, क्योंकि विंटर में क्या होता है कि हिंदुस्तानी फौज वापस आता था नीचे,
और जब विंटर खत्म होता था, बर्फ पिघलती थी, तब वो वापस जाते थे। लेकिन जो ही हिंदुस्तान का फौज करगिल के मार्ग से निकला और पाकिस्तान के लोग फौजी उसमें दाखिल हो गए, लेकिन हिंदुस्तान को यह मालूम ही नहीं था। और हिंदुस्तान को उस वक्त इन्फॉर्म किया अमेरिका ने, यानी इंडिया वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द यूएस, यानी अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी रिमोट सेंसिंग के जरिए, अपने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए उसने ये देखा कि हिंदुस्तान के बंकर्स में पाकिस्तान वाले मौजूद हैं, तो इंडिया को इन्फॉर्म करने वाला मुल्क कौन था? यूएस। न सिर्फ इन्फॉर्म किया, उसके बाद जब लड़ाई शुरू हो गई तो अमेरिका ने ही दबाव बनाया पाकिस्तान के ऊपर। उस वक्त नवाज शरीफ थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे दबाव बनाया गया। ये बात है 1999 की। तो अमेरिका के दबाव में ही आके पाकिस्तान ने अपना फौज विड्रॉ किया। कहां से? करगिल से। यानी जो हिंदुस्तान कहते हैं कि करगिल जंग हमने जीता, असल में ये अमेरिका की मेहरबानी है। असल में अमेरिका ने हेल्प किया हिंदुस्तान को उस वक्त जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया गया और पाकिस्तान ने अपना फौज विड्रॉ किया, और इससे भी रिश्ता जो है वो मजबूत हो गया बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और इसी साल 1999 में एक ट्रीटी पे साइन किया गया। यानी 1999 में आपको दो रिश्ते याद रखने हैं। एक, हिंदुस्तान को इन्फॉर्म किया गया बाय द यूएस कि पाकिस्तान के ट्रूप्स मौजूद है हिंदुस्तान में। उसके बाद अमेरिका का दबाव बनाना पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का अपना फौज वहां से वापस निकालना, यह भी पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसी साल हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, एक ट्रीटी पे साइन किया गया, यानी एनवायरनमेंट एंड एनर्जी कोऑपरेशन। यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम दोनों मुल्क जो है एक साथ काम करेंगे। और जो इस वक्त पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस चल रही है, इस एनर्जी क्राइसिस को दूर करने के लिए हम एक दूसरे का साथ देंगे। इस पे एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो ये भी एक पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन इंडिया एंड यूएस। उसके बाद आपको मालूम है 2000 में यूएस का जो प्रेसिडेंट था बिल क्लिंटन, इन 2000, क्योंकि रिश्ते जो है वो आने जाने से सही होते हैं, वो आने जाने से ही दुरुस्त होते हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान रिश्ता तभी सुधर गया जब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के दौरे पे गया। और अब 2000 में अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है बिल क्लिंटन, वो विजिट करता है इंडिया। यानी इन 2000 अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन विजिटेड इंडिया। तो उसने यहां आके बहुत सारे समझौतों पे दस्तखत किए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे दस्तखत किए। तिजारत को बढ़ावा देने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए उसने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे यहां पे साइन किया। तो इससे भी हालात जो है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान वो सुधर गई। और उसके बाद आपको पता है जो 9/11 अटैक हुआ, 9/11 अटैक हुआ अमेरिका के ऊपर 2001 में। 2001 में जो अटैक अमेरिका के ऊपर हुआ जिसका नाम है 9/11 अटैक। तो 9/11 अटैक के फौरन बाद हिंदुस्तान ने, जो आपको मालूम है कि अमेरिका ने जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम किए। हिंदुस्तान पहला मुल्क है जिसने ऐलान किया कि हम टेररिज्म के खात्मे के लिए अमेरिका का साथ देंगे, हम टेररिज्म के खात्मे के लिए ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बनेंगे। तो आपको यह पता होना चाहिए, जब अफगानिस्तान पे अटैक हुआ ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, या जब इराक पे अटैक हुआ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो ऑपरेशन अमेरिका ने किए उसमें हिंदुस्तान पार्टनर था किसका? यूएस का। तो जब 2001 में हिंदुस्तान ने अमेरिका का साथ दिया फॉर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, तो इससे अमेरिका बहुत खुश हुआ। अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते जो है वो बहुत ही ज्यादा सुधर गए, उसमें बहुत ही ज्यादा मिठास आ गई। तो अटैक के फौरन बाद जो अभी मैंने आपको बताया था नेगेटिव रिलेशन में,
98 में सैंक्शंस लागू किए गए थे। किसके ऊपर? हिंदुस्तान के ऊपर। किसने सैंक्शंस लागू किए थे? अमेरिका ने। तो जब 2001 में हिंदुस्तान पार्टनर बना यूएस का, तो उसके फौरन बाद सैंक्शंस को विड्रॉ किया गया, सैंक्शंस को उठाया गया। अमेरिका ने जितने भी पाबंदियां लगाई थी हिंदुस्तान के ऊपर, वो सारी की सारी उठा दी अमेरिका ने, और जिससे अमेरिका और हिंदुस्तान के रिश्ते जो है उसमें और ज्यादा मिठास आ गई। और उसके बाद 2002 की बात है। 2002 में अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट पे साइन किया गया, यानी डिफेंस पैक्ट वाज साइन्ड, ट्रीटी ऑन डिफेंस वाज साइन्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस इन 2002। और इसमें कहा गया कि हम एक दूसरे को मुल्कों को बचाने के लिए एक साथ कोशिश करेंगे, रिसर्च करेंगे, टेक्नोलॉजी को फरोग देंगे। तो ये पैक्ट साइन हुआ 2002 में। इससे भी पॉजिटिव रिलेशन नुमाया हो गई बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और उसके बाद 2008 की बात है। इस 2008 के रिलेशन को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ द इंडो यूएस रिलेशन, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका हमेशा खिलाफ रहा है हिंदुस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। लेकिन 2008 में एक डील साइन होती है। 2008 में हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो डील साइन होती है वो होती है न्यूक्लियर डील। न्यूक्लियर डील वाज साइन्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। आपको पता है कि हिंदुस्तान में न्यूक्लियर एलिमेंट जो होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वो ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो अमेरिका में बहुत ज्यादा यूरेनियम और प्लेटिनियम निकलता है। तो इस ट्रीटी के जरिए 2008 में जो एग्रीमेंट किया गया, न्यूक्लियर डील की गई बिटवीन इंडिया एंड यूएस, उसमें कहा गया कि अमेरिका अब से हिंदुस्तान को फराहम करेगा यूरेनियम एंड प्लेटिनियम। उसमें यह नहीं कहा गया न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम यूरेनियम और प्लेटिनियम किसको देंगे? हिंदुस्तान को। यह 2008 में एक डील साइन हुई और इससे भी ये जो रिलेशंस है वो पॉजिटिव बन गई, इसमें सुधार आ गया। और उसके बाद 2010 इन 2010 बराक ओबामा, यानी जो अमेरिका का उस वक्त का प्रेसिडेंट था बराक ओबामा, वो हिंदुस्तान आया 2010 में। और यहां आके न सिर्फ उसने एग्रीमेंट्स पे साइन किया, यहां आके उसने न सिर्फ ट्रेड और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया, बल्कि 2010 में ही बराक ओबामा ने ऐलान किया कि हम हिंदुस्तान को भरपूर ताउन देते हैं, हम हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान इस वक्त डिमांड करता है परमानेंट मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ही परमानेंट मेंबर्स है। ये वो 5 मेंबर्स है जो पहले न्यूक्लियर, जिनके पास पहले से ही न्यूक्लियर वेपन्स थे। इन्हीं 5 को बनाया गया है परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन जब से हिंदुस्तान न्यूक्लियर पावर बना, तब से उसकी डिमांड रही है, तब से वो कहता है कि यूएन को आप रिफॉर्म कीजिए, तब से वो कहता है यूएन को आप रिस्ट्रक्चर कीजिए, और इस रिफॉर्मेटिव यूएन में मुझे जगह दीजिए, किसकी? परमानेंट सीट इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और 2010 में ही बराक ओबामा ने ऐलान किया हिंदुस्तान में वो काबिलियत है, हिंदुस्तान में वो दम है, हिंदुस्तान उस क्राइटेरिया में फॉल होता है जो होना चाहिए, किसके लिए? परमानेंट मेंबरशिप के लिए इन द सिक्योरिटी काउंसिल। तो यह भी एक बहुत बड़ी बात रही है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान में अमेरिका का प्रेसिडेंट कहता है कि आप इसको बनाइए परमानेंट मेंबर इन द सिक्योरिटी काउंसिल। और उसके बाद 2019 की ही बात है। 2019 में जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी विजिट करता है यूएस, यानी सितंबर, पिछले साल ही सितंबर में नरेंद्र मोदी ने विजिट किया अमेरिका, और वहां पे उन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे साइन किया। तो ये भी मैंने अभी आपसे कहा कि आने जाने से ही रिश्ता बढ़ता है। हमने अपने डेली लाइफ में भी देखा है कि
अगर हमारा नजदीकी रिश्तेदार हमारे घर नहीं आता है तो हमें वो पराया लगता है, और अगर कोई पराया हमारे घर में आता है रोज रोज, हम उसको अंकल या मामू के नाम से पुकारते हैं, इसलिए हमें वो अपना लगता है, क्योंकि आने जाने से हमेशा रिश्तों में मिठास बढ़ती है। तो यहां पे भी नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना और उसके बाद ट्रंप का, क्योंकि आज का जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, जब पूरी दुनिया में शुरू हुआ था कोविड-19, जब पूरी दुनिया में शुरू हुआ था कोरोना वायरस, चाइना से उसने अपनी उड़ान भरी थी पूरी दुनिया के लिए, तो तब जो डोनाल्ड ट्रंप था, यानी 2020 में ही, फरवरी 2020 में, क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत दिसंबर 19 में ही हुई थी, लेकिन बराक ओबामा का, इसका डोनाल्ड ट्रंप का 2020 में यहां आना इस बात को जतलाता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान कितने पॉजिटिव रिश्ते हैं इस वक्त। और आपको पॉजिटिव रिश्ते का अंदाजा इस बात से भी हुआ होगा, इस वक्त जो तल्खियां चल रही है चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान, अमेरिका बार बार हिंदुस्तान को कहता है कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपको भरपूर मदद करूंगा। तो इससे भी ये लगता है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो रिश्ते हैं वो पॉजिटिव है। और आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग जो हिंदुस्तान के हैं, उनको रोजगार मिला है अमेरिका में। लाखों लोग जो है वो इस वक्त वहां पे रोजगार अपना कमाते हैं। और हिंदुस्तान के जो प्रोडक्ट्स है, अमेरिका ने उसको अपना मार्केट प्रोवाइड किया है। अमेरिका में हिंदुस्तान का माल अच्छी तरह से बिकता है। इससे भी लगता है कि देयर आर पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। यानी कल अगर आपके एग्जाम में आएगा चेंजिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, आप कभी भी ये नहीं लिखना पहले पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, क्योंकि अगर रिश्तों की शुरुआत पॉजिटिव से हुई होती, जिस तरह जब हम पढ़ेंगे चाइना और हिंदुस्तान के रिश्तों के बारे में, तब आप वहां देखोगे कि जब शुरुआत हुई तो पॉजिटिव, लेकिन अब देखेंगे नेगेटिव। तो तब अगर हमें क्वेश्चन आएगा चेंजिंग रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तब पहले लिखेंगे पॉजिटिव, उसके बाद लिखेंगे नेगेटिव। यहां पे चेंजिंग रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, पहले नेगेटिव और उसके बाद लिखेंगे पॉजिटिव। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इंडो यूएस रिलेशन। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।